आदाब, हमारे मिसाइल में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। बात होगी बढ़ती हुई आबादी की। इस मुल्क की आबादी लगातार बढ़ रही है और इस बढ़ती हुई आबादी पर सियासत भी लगातार हो रही है। हम दो, हमारे दो बच्चे, दो ही अच्छे, ये जो नारे हैं इनके ऊपर हमेशा से हम सुनते आ रहे हैं इन नारों को, और इनके ऊपर कुछ लोग अमल करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। लेकिन अब सियासत बहुत ज्यादा होने लग गई है और इस मसले के ऊपर धार्मिक लोग जो हैं, यानी मजहबी लोग हैं, वो भी आगे आ गए हैं। यानी मजहब भी आगे आ रहा है, सियासत भी हो रही है। बहुत सारे सवाल उठेंगे। ये मसला मजहबी है, सियासी है या फिर सामाजिक मुद्दा है? ये क्या नफे नुकसान होते हैं आबादी बढ़ने के, और क्या कुछ इसके दूसरे पहलू हैं? इन तमाम मसलों पर बात करेंगे। चार खास मेहमान मेरे साथ यहाँ पर स्टूडियो में हैं। इनका तारुफ मैं करा दूं। मेरे साथ हैं सलीम मोहम्मद इंजीनियर साहब, सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी हिंद, इस्तकबाल सर आपका। और इनके अलावा हमारे साथ है फादर सोरी मुथु शंकर साहब, स्पोक्स पर्सन है DCA, आपका इस्तकबाल है। और साथ ही मौजूद है केशव मुरारी दास जी। केशव मुरारी दास जी, आपका भी स्वागत करते हैं। आप प्रेसिडेंट है इस्कॉन के। और साथ ही मौजूद हैं एजाज अरशद कासमी साहब, मेंबर हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के। आप सबका इस्तकबाल करते हैं। और सलीम इंजीनियर साहब, सबसे पहला सवाल आपसे ही। ये जो लगातार बातें होती हैं, ये बात सच है कि इस वक्त 1 अरब 32 करोड़ से ज्यादा आबादी इस मुल्क की हो गई है? ये कहीं ना कहीं फिक्र की बात जरूर होनी चाहिए। लेकिन इस मसले पर जब सियासत होने लगती है, जब नारे दिए जाने लगते हैं कि अब आप 2 से ज्यादा बच्चे पैदा नहीं कर सकते, पाबंदियां लगा दी जाती हैं, डराने की कोशिश की जाती है, ये मुद्दा दरअसल है क्या? ये सियासी है, सामाजिक है या मजहबी मसला है क्या ये? दरअसल इस वक्त तो ये मुद्दा मेरी निगाह में सियासत का ज़्यादा है। और ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग जो इस मुल्क में नफरत की राजनीति करना चाहते हैं, जो समाज को धर्म के आधार पर बांटकर सत्ता तक पहुंच गए हैं और सत्ता में बने रहना चाहते हैं, और जिन राज्यों में नहीं पहुंचे हैं वहां पहुंचना चाहते हैं, वो हर इलेक्शन के मौके पर ऐसे मुद्दे लाने की कोशिश करते हैं ताकि समाज का ध्रुवीकरण हो, समाज में बंटवारा हो और एन ब्लॉक वोट जो है उनको मिले। तो अभी ये जो मुद्दा उठाया गया है, ये समस्या और ये मुद्दा कोई नया मुद्दा नहीं है, लेकिन अचानक इस मुद्दे का आ जाना, ऐसा लगता है कि कुछ लोग सियासतदान जो है बहुत चालाकी से नए नए मुद्दों की तलाश में हैं, और जब एक मुद्दा उनका फेल हो जाता है ध्रुवीकरण करने में और वोट बटोरने में, जब नाकामी उनको लगती है कि ये मुद्दा चला नहीं है, तो फिर वो दूसरे किसी मुद्दे की तलाश करते हैं। और अफसोस की बात यह है कि इन सारे मुद्दों में ऐसा लगता है कि सिर्फ मुस्लिम समाज को टारगेट करने का कुछ लोगों ने सोच रखा है, उठा रखा है। हाँ, और वो पूरा ऐसे ऐसे उदाहरण देते हैं, ऐसे बयान देते हैं, ऐसी मिसालें देते हैं, और यहाँ के समाज में एक तरह की नफरत फैलाते हैं, एक तरह का डर और खौफ पैदा करने की कोशिश करते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो ये देश ऐसा हो जाएगा। ये जो भय की राजनीति है, ये जो नफरत की राजनीति है, ये जो बंटवारे की जो राजनीति है, ये इस देश के लिए बहुत खतरनाक है। अगर वाकई मसले कोई हैं तो उस पर संजीदगी से बात होनी चाहिए और उसका हल सबको मिलकर ढूंढना चाहिए। बिल्कुल। केशव मुरारी दास जी क्या कहेंगे? जैसा सलीम इंजीनियर साहब कह रहे हैं कि कुछ लोगों की जो है आदत हो गई है, वो एक मजहब का नाम लेकर के डराने की भी कोशिश करते हैं, उसके ऊपर सियासत भी करते हैं। ये सियासी मसला है या फिर आपको लगता है सामाजिक मुद्दा बहुत बड़ा है? ये चूंकि आबादी लगातार बढ़ रही है, अगर इस मसले पर बात हो तो उसको पॉजिटिव वे में भी लेना चाहिए। मुझे लगता है कि कई बारी जब इस प्रकार के इश्यूज उठते हैं तो इस तरह की क्रिटिक्स में व्यक्ति, एक समझदार व्यक्ति वही है जो उन क्रिटिक्स को बड़ी पॉजिटिवली ले और सोचे कि कहाँ कुछ गलत हो रहा है जी, और उसको ठीक करने की कोशिश करे। बिल्कुल ठीक। जैसे हम देखते हैं कि वैसे तो शास्त्रों में कहीं ऐसा नहीं मिलता कि कोई पाबंदी लगाई जाए या कुछ कंट्रोल किया जाए, लेकिन सही रास्ता क्या है? फिर सच में पॉपुलेशन बढ़ रही है तो कोई ना कोई नेता आज ये बोल रहे हैं, कोई दूसरा नेता आएगा वो बोलेगा। बिल्कुल सही। क्योंकि जो वो एफर्ट्स कर रहे हैं, जो वो कोशिश कर रहे हैं देश की डेवलपमेंट के लिए, जब वो उस टारगेट को पूरा करने जाते हैं तो पता चलता है कुछ करोड़ लोग और बढ़ गए, फिर कुछ और नई सुविधाएं डाली जाती हैं तो पता चलता है कुछ करोड़ और बढ़ गए। तो उनको लगता है कब तक भागना पड़ेगा, कब ये कंट्री जो अनडेवलप है ये डेवलप हो जाएगी। तो वो उस प्रयास से शायद इस तरह की बातें करते हो। लेकिन स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं जो जनसंख्या बढ़ रही है, तो ये जो जनसंख्या ह्यूमन बींग्स की बढ़ रही है, शास्त्रों में तो लिखा है 84 लाख प्रकार की योनियां हैं, और इन 84 लाख प्रकार की योनियों में हर योनियों में संख्या बढ़ रही है। लेकिन हम देखते हैं किसी तरह की योनियों में जब संख्या बढ़ती है तो कंट्रोल भी नेचर करती है, या उस भगवान की, उस खुदा के निरीक्षण में ये चीजें ऊपर नीचे होती हैं। सुना है कई बार कि डायनासोर भी हुआ करते थे, अगर वो डायनासोर आज होते तो शायद कोई भी ना बचता।
तो इस तरह के जो सिस्टम्स हैं, इस तरह की जो पॉपुलेशंस हैं, हाँ। इसका कंट्रोल नेचर या भगवान की शक्तियां करती हैं। ये जब ह्यूमन बीइंग्स कोशिश करते हैं कुछ ऐसा करने का, तो उसके गलत तरीके से या उसको कंट्रोल करने की जब कोशिश करते हैं या जो दूसरे तरीकों से कोशिश की जाती है, तो वो ज्यादा लाभकारी नहीं पहुंचता, उसके कुछ न कुछ समय में दुष्परिणाम सामने आते हैं। का इस्तकबाल है, आप देख रहे हैं हमारे मसाइल। बात हो रही है बच्चे दो ही अच्छे, हम दो हमारे दो, ये नारा है और ये एक सोच है, लेकिन जब इस पर सियासत होती है, जब मजहब बीच में आ जाता है, तो बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। मसला है क्या, कैसे इसको दुरुस्त कर सकते हैं, कैसे इस मसले को जो है वो इसके ऊपर एक तरीके से जो है पार पा सकते हैं, किस तरीके से चीजें होंगी, इस पर बात हो रही है। और क्या कहेंगे साहब, आप क्या लगता है आपको, जिस तरीके से ये डराया जाता है कि भाई देखिए मुसलमानों की आबादी बढ़ जाएगी, 50 साल के बाद वो ज्यादा हो जाएंगे, आप कम हो जाओगे, वो मार डालेंगे, वो खा जाएंगे, पाकिस्तान बन जाएगा। भाई जो इशू है, आप उस इशू को अच्छी तरीके से सामने रखिए, बताइए, उसमें हिंदुओं को भी समझाने की जरूरत है, मुसलमानों को भी समझाने की जरूरत है, ईसाइयों को भी समझाइए, सिखों को भी समझाइए, सभी को समझाइए। आप डरा क्यों रहे हो एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी से? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जैसे सलीम जी ने भी बोला कि जब भी इलेक्शन आते हैं तो इस तरह के पॉइंट छेड़ दिए जाते हैं, बट मैं ये देखता हूँ कि कौन सा ऐसा राज्य या कौन देश में कभी ना कभी हर समय कोई ना कोई इलेक्शन होता है। जी हाँ। तो अगर हम लोग इन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को केवल ये बोल के रख दें कि क्योंकि कोई इलेक्शन आने वाला है इसलिए इस पे बहस नहीं करनी, या दूसरा पॉइंट आपने जो बोला कि दो बच्चे या कोई किसी कम्युनिटी को डरा रहा है, तो देखिए सबको डर लगता है, लेकिन सबको भगवान से डरना चाहिए, एक बात। हाँ। दूसरी बात, मैंने पहले ही बताया कि वैसे हम सब लोग छोटे मोटे कंट्रोलर तो हैं, लेकिन अल्टीमेट कंट्रोलर भगवान है और वो कंट्रोल कर रहे हैं इस संसार को। अगर किसी को लगता है कि कोई तबका अधिक बढ़ जाएगा या वो हमें मार देगा, या किसी को लगता है इनकी संख्या ज्यादा है वो हमें कुछ कर देंगे, तो इसका मतलब उनको भगवान पर विश्वास नहीं है, उन्हें उस खुदा पर विश्वास नहीं है। अगर खुदा पर विश्वास है तो हमने देखा है बड़ी से बड़ी कम्युनिटी, बड़े से बड़े एम्पायर आए, बड़े से बड़े उन्होंने अपने क्या कहते हैं राज्य जीते, लेकिन आज कहीं नहीं है। इसका मतलब समय जो है वो बहुत बलवान है। बिल्कुल ठीक है। और शास्त्रों में कहा है, भगवान कहते हैं गीता में, कालो अस्मि, अर्थात काल के रूप में मैं हर चीज को, बड़ी से बड़ी तूफानी चीज भी क्यों ना हो, धीरे धीरे उसको क्षय कर देता हूं। तो अगर डरने की बात है तो वो इसलिए डरा जा रहा है या इसलिए व्यक्ति डरता है क्योंकि वो देहात्म बुद्धि पर है, मतलब वो बहुत ज्यादा अपने शरीर से मैं और मेरा करके अटैच्ड है, इसलिए उसको लगता है कि मेरे से ये छीन जाएगा या मुझे कुछ छीन लेगा। गीता तो कहती है किसी का तो मृत्यु होती नहीं या आत्मा को जन्म लेता। वही गीता जिस आत्मा के विषय में बात करती है, क्रिश्चियनिटी में से सोल कहते हैं, इस्लाम में से रूह कहते हैं, और ये कोई मर नहीं सकती, इसको कोई जला नहीं सकता, उसको कोई भिगा नहीं सकता, इसको कोई काट नहीं सकता। तो हमें किस चीज से डर है? तो ये जो डरना और डराने की बात है ये ठीक नहीं है, क्योंकि हमें भगवान से डरना चाहिए। बिल्कुल ठीक नहीं है और सियासत भी ठीक नहीं है। हाँ। फादर आप क्या कहेंगे, ये जो डरने डराने वाली बात है, सियासत करने वाली बात है, ये चीजें जो है वो अपने तौर पर चलती रहेंगी, इनको रोका जाना बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन मजहबी पहलू आपको क्या लगता है? सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात यह है कि एजुकेशन, जब तक लोग समझ नहीं पाते तो उनके लिए वो सॉल्यूशन दिखाना, रास्ता दिखाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहला स्टेप यही होगा कि बेसिक एजुकेशन, चाहे वो कितने अनपढ़ क्यों ना हो, इतना तो उनको समझ में आता है कि बच्चा कैसे पैदा होते हैं, हर कोई जानता है, जो इतने भी शादीशुदा लोग वो सब समझते हैं, लेकिन कैसे उसको कंट्रोल करना है, क्या स्टेप्स लेना है, जैसे ऑपरेशन हो या कुछ और मेथड जो भी है कॉन्सेप्ट, उनको समझाना बहुत जरूरी है। जब तक हम ग्रास रूट लेवल में हम पहुंचाएंगे नहीं इस बात को, तो जितने भी हम बातें करते हैं वो सब व्यर्थ रहेगा। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि 50-60 साल में इतने सारे पैसे खर्च किए हैं अलग अलग सरकारों ने, लेकिन जो कांग्रेस जो टेंजिबल रिजल्ट्स हैं वो बिल्कुल एक नेक्स्ट टू नील है, मतलब कुछ भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि बढ़ता ही जा रहा है। जैसे वो रिपोर्ट लाते हैं बताते हैं कि 10-15%, 20% तक बढ़ता जाता है। तो मेरा कहना यही है कि सबसे पहला है एजुकेशन। और मुरारी दास जी, क्या जोर जबरदस्ती जो है वो एक रास्ता है, जैसे किसी जमाने में संजय गांधी ने किया था और फिर क्या बवाल मचा था सबको पता है, और हर मजहब के लोग जो है उनकी मुखालफत में आ गए थे, क्योंकि आप जो है वो कानून का डंडा बता करके या हाथ में लाठी ले करके जोर जबरदस्ती ऐसे मसलों पर नहीं कर सकते। तो लगता है आपको कि सरकारें फेल हो जाती हैं, सरकार के पास प्लानिंग नहीं है कि मैन पावर का इस्तेमाल कैसे बेहतर हो, चाइना से सबक नहीं लिया जाता, तो शायद इसी वजह से जो है कुछ पॉलिटिशियन आते हैं, कुछ भी बयान देकर के वो चले जाते हैं। देखिए, इसमें तो मैं ये कहूँगा कि कई बार जब डेवलपमेंट की बात की जाती है
तो हम लोग अपने आप को कंपेयर करते हैं, क्योंकि हमारा एक टीवी चैनल चाइना में होता है, एक इंडिया में होता है, और दोनों को कंपेयर कर रहे होते हैं कि चाइना आज आगे क्यों और भारत पीछे क्यों। फिर कई चीज़ें इन चीज़ों पे भी उठाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा, यहाँ पर कम, एजुकेशन ज़्यादा, एजुकेशन कम, रिसोर्सेज ज़्यादा, रिसोर्सेज कम। तो कई बार तो हम लोग अपना वही 1 घंटा टीवी चलाने के लिए हम लोग वो चीज़ें दिखा रहे हैं। और अगर कोई व्यक्ति इस तरह की बात कर दे कि भाई पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहिए, तो उसमें भी हम लोग मतलब प्रोग्राम सेट करते हैं। इन सब चीज़ों को समझने के लिए एक चीज़ ये समझनी पड़ेगी कि जो पॉपुलेशन है जी। ये जब जन्म दिया जाता है किसी को भी, हमारे शास्त्रों में बोला है गर्भधारण संस्कार, माता पिता इकट्ठे होते हैं और जो संतान उत्पन्न करने की बात करते हैं तो उसके पीछे क्या भाव रहता है। शास्त्रों में कहा गया है कि गुरु न सस्यात्, स्वजन न सस्यात्, पिता न सस्यात्, जननी न सस्यात्। अर्थात किसी को गुरु, एम्प्लॉयर, स्वजन, पिता, माता बनने का अधिकार नहीं है अगर वो अपनी संतान को संसार की सबसे बड़ी समस्या है, ये वो पॉपुलेशन नहीं है, सबसे बड़ी समस्या है कि जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, अर्थात बार बार जन्म लेना, बुढ़ापा आना, बीमारियां लगना और मृत्यु होना, इन चारों से वो उनको मोक्ष न दिला सके, नहीं तो उनको बनने का अधिकार नहीं है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है वरम एक ही गुणी पुत्र, अर्थात कि अगर पुत्र एक ही पैदा करें और वो गुणवान है तो पूरे कुल को जो है वो सुगंधित वृक्ष की तरह पूरे जंगल में जैसे सुगंध हो जाती है उस तरह कर सकता है। लेकिन ना चाहे मूर्खे गणे रपे शते रपे, 100 बच्चे पैदा कर लिए लेकिन उसमें से एक भी ऐसा नहीं निकला जो आपको और आपके पूरे परिवार को उतार सके, और वो तो उसका कोई फायदा नहीं है। फायदा क्या है उस आबादी का, या उस हाँ बिल्कुल। तो इसलिए शास्त्रों को या हमारे जो और ग्रंथ हमें मिले हैं उसमें साफ साफ लिखा है संतान उत्पन्न का एक उद्देश्य है, और उद्देश्य यह है कि वो आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त करे, अपने जीवन को सार्थक करे, अपने पूरे कुल को सार्थक को उद्धार करे, साथ ही साथ सोशल जो हम समाज में हैं उस समाज में भी कंट्रीब्यूट करे, अच्छी शिक्षा ले, अच्छा परिवार अपना चलाए, उन सारे परिवार वालों को भक्ति में लगाए या हमारे अपने शास्त्रों के हिसाब से लगाए। बिल्कुल ठीक है। सेमिंजन साहब, क्या लगता है आपको, अगर ये सामाजिक मुद्दा है तो क्या इसमें मजहब को बीच में आना या इस मसले पर भी मजहब की सियासत करना वो ठीक है? दूसरी बात यह है कि अलग अलग नेता जो है, अलग अलग लीडर्स हैं, वो अलग अलग बयान दे रहे हैं। आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू वो कहते हैं कि वक्त बदल रहा है इसलिए आबादी बढ़ाइए। उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि किस तरीके से जापान में बूढ़ों की तादाद बढ़ रही है, यानी नौजवान होंगे तो ये मुल्क आगे बढ़ेगा। तो क्या किस तरीके से इसको देखा जा रहा है, क्योंकि कुछ लोग इस मसले के ऊपर अलग अलग तरीके से सियासत कर रहे हैं और कुछ लोग जो है मजहब को बीच में ले आते हैं। देखिए, इसमें तो ये तो अच्छी बात है अगर आप किसी चीज को समस्या समझ रहे हैं। कुछ लोग हैं इसको समस्या समझते हैं, कुछ लोग हैं जिसको समस्या नहीं समझते। तो इस पर चर्चा होनी चाहिए, बात होनी चाहिए, और जो जिसके पास जो तर्क है, दलील है, वो दूसरे के सामने पेश करें। ठीक है। मगर जब आप ये कहते हैं कि मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, इस देश में खतरा पैदा हो जाएगा और यहाँ पे ये हो जाएगा, तो ये जो नफरत की बात है, ये आप इसको मजहब से इस तरह जोड़कर आप मसले को जो है वो डिस्कस ना करें। और इस पर जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जनसंख्या जो है वो हमारे लिए लायबिलिटी और बोझ नहीं है। ये जो समझ लिया है कि जो ये लायबिलिटी है, ये बोझ है। जब एक इंसान जब दुनिया में आता है और उस मालिक का पैदा किया हुआ इंसान है, इंसान खुद पैदा नहीं करता है, ठीक है, तो वो एक दिमाग लेकर आता है, 2 हाथ लेकर आता है, 2 पैर लेकर आता है, और वो इतनी शक्तियां लेकर आता है और इतनी सारी चीजें उसमें होती हैं कि आप उस रिसोर्स को जो है आप इस्तेमाल करना नहीं जानते। आपने खुद कहा ये बात को कि हम उस रिसोर्सेज का ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, उसको बोझ समझ रहे हैं। अब वो करना नहीं आता शायद, इसीलिए जो बोझ समझा जा रहा है। अब आप देखिए जापान में एक बच्चे के लिए वो तरस रहे हैं। जापान के नौजवान अब शादियां नहीं कर। हमारे यहाँ भी अब जो नई नस्ल है, जो नई आबादी वाली जो नस्ल है, जो लैपटॉप और आईफोन वाली जो नस्ल है, अब उसमें ये रुझान बढ़ रहा है। एक बड़ी उम्र तक जो शादी की उम्र होती है और जो माँ बनने की और बाप बनने की जो उम्र होती है, वो बहुत लंबी उम्र वो उसमें गुजारते हैं। उसके बाद इतनी पेचीदगियां पैदा होती हैं, और जब फिर वो माँ और बाप बनना चाहते हैं तो फिर वो बन नहीं पाते, और फिर एक अपनी खूबसूरती को बचाने के लिए हमारी जो बहनें और माएँ हैं वो बच्चों को दूध पिलाना छोड़ देती हैं, उनको पाउडर पिलाना शुरू करती हैं। ये सब नेचर और कुदरत के खिलाफ है। जैसा कि मौलवी साहब ने भी कहा है और स्वामी जी ने भी इस बात को दोहराया कि अगर आप नेचर के जो कानून हैं, जो इस्लाम के कानून नेचर के कानून हैं, अगर आप उनकी पाबंदी करेंगे, आप नेचर के मुताबिक, कुरान कहता है कि बच्चे को 2 साल कम से कम आप दूध पिलाइए। अगर आप उस नेचर के कानून की पाबंदी करेंगे तो अपने आप 2 संतानों के बीच में गैप पैदा होगा। तो ये तो नेचुरल सिस्टम है।
बिल्कुल। अगर लेकिन जब आप नेचर के खिलाफ जाएंगे तो ये दूसरी एक बात मैं आखिरी और कहना चाहता हूँ कि जो लोग ये नफरत की राजनीति करते हैं और जो लोगों में नफरत फैलाते हैं, भय फैलाते हैं, हमारे आईपीसी में, इंडियन पिनल कोड में ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का पूरा जवाब मौजूद है। नफरत फैलाने वाली बातें, समाज को बांटने वाली बातें, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाइयां होनी चाहिए। ये बयान बार बार इसलिए आते हैं, उनको पता है कि उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। तो ये जो आपको पता है कि अगर वो बयान देंगे तो उसका क्या असर होगा समाज के ऊपर। आप जब कानून और लोगों को जो है और आप वो इकट्ठा कानून कर बनाकर, आप ही के कानून बनाने वाले वो कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं और आप उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो ये हमारे देश का अपमान है, हमारे संविधान का अपमान है, हमारी पार्लियामेंट और हमारी असेंबलियों का अपमान है कि वो कानून बनाए और ये लोग कानून तोड़ रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, न पार्टियां उनके खिलाफ कोई एक्शन लेती है और न ही एडमिनिस्ट्रेशन उनके खिलाफ। केशव मुरारी दास जी, ये जो मसला है जाहिर तौर पर वो पॉलिटिकल बना दिया गया है या सियासी बना दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जैसे पहले भी बात हुई कि गरीबी जो है वो उससे जुड़ा हुआ सीधे तौर पर मसला भी है ये कि कहीं ना कहीं गरीबी अगर कहीं है, अगर कहीं तालीम की कमी है, कहीं बेरोजगारी है और कहीं जागरूकता की कमी है, तो वहाँ पर बच्चे किसी भी कम्युनिटी का हो वहाँ पर बच्चे में देखा ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं उन चीजों को एड्रेस करने की जरूरत है। असल में कौन कौन से वो पॉइंट हो सकते हैं जिनके ऊपर काम करने की जरूरत है अभी? एजुकेशन जो है ये सारी बीमारियों का जो है सॉल्यूशन है। और वो मैंने पहले भी बताया, एजुकेशन का मतलब केवल मटेरियल एजुकेशन नहीं है, मटेरियल एजुकेशन के साथ स्पिरिचुअल एजुकेशन भी है। जी हाँ, क्योंकि स्पिरिचुअल एजुकेशन होगी तो एक व्यक्ति मटेरियली भी काफी एडवांस होगा हर चीजों में। इसके साथ साथ आप अगर कितनी तरह की बातें कर लें, कोई लीडर कुछ भी बोल दे, लेकिन हम देखते हैं हर व्यक्ति इंडिपेंडेंट है, उसके पास फ्री विल है, उसने करना वही है जो करना चाहता है। हो सकता है लिया उसने। हाँ, जो हो सकता है उसने, देखिए जब कभी किसी व्यक्ति ने 10 बच्चे पैदा कर लिए, उसमें से 2-4 पढ़े, 2-4 खेलते रहे, बाद में नहीं पढ़ पाए, बड़े होने पर वो सब देखते हैं अपने पिता की तरफ कि आपने हमारे लिए क्या किया, आपने हमें क्यों नहीं समझाया, 2 को तो अच्छा पढ़ा दिया, 5 को ढंग से नहीं पढ़ाया। फिर उसके दिल में आता है कि मैं खुद मेहनत करूं और मैं ये चीज अपने बच्चों को ना देखने दूं। अच्छा, ये चीज हम देख भी रहे हैं। अगर हम मुस्लिम समाज की ही बात कर लें कि अगर पहले जो है वो ज्यादा बच्चे पैदा होते थे, तो जो फैमिलीज आज पढ़ लिख ली हैं, जो थोड़ा सा आगे बढ़ गए हैं, जिन्होंने पैसे कमा लिए हैं, जो अवेयर हो गए, वहां पर जो है वो बिना कहे ही, बिना कानून के ही 2 चाइल्ड पॉलिसी है। मतलब 2 ही बच्चे मोटे तौर पर सबके जो है सब घरों में देखे जाते हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं, क्योंकि उनको पता है कि फैमिली जो है वो कितना मुश्किल हो गया है, बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलाना कितना मुश्किल हो गया है, घर को चलाना कितना मुश्किल हो गया है, उनकी जरूरतों को पूरा करना। बिल्कुल, देखिए कहने का मतलब यह है कि चाहे हम लोग मटेरियली एडवांस हो जाएं, जी, अच्छा धन आ जाए, कंफर्ट्स भी आ जाए, लेकिन मैंने फिर भी बोला कि धीरे धीरे जिस तरह का हमारा ये एडवांसमेंट का सिस्टम चल रहा है, आने वाले दिनों में पूरा का पूरा संसार जो है भोग की दृष्टि से इस संसार को भोगना चाह रहा है। और इसकी कहीं, जैसे प्रभु जी ने बोला कि किसी भी जगह इसका वो अंत नहीं है, किसी की भी ग्रीड का। तो सबसे पहले मैंने जो बताया, जब एजुकेशन की मैं बात कर रहा हूं, तो वहां पर स्पिरिचुअल एजुकेशन का क्या बेनिफिट है, व्यक्ति सबसे ज्यादा उसके अंदर अच्छी क्वालिटीज आ जाती हैं, उसके अंदर से ग्रीड खत्म हो जाती है, उसके अंदर से एंगर खत्म हो जाता है, उसके अंदर से फियर खत्म हो जाता है। जब ये सब चीजें नहीं रहती तो वो खुदा पर, वो कृष्ण पर, भगवान पर पूरी तरह से सरेंडर रहता है। उसको फिर इस तरह के स्टेटमेंट कि कल को ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इन सब की कोई वैल्यू नहीं रह जाती। बिल्कुल ठीक। इसलिए हमें चाहिए कि हम लोग ये सबसे पहले जाने कि संतान उत्पन्न किस लिए करनी चाहिए। इसलिए मैंने बोला कि हर व्यक्ति को चाहिए उस पर्पस को समझे, और फिर जब संतान उत्पन्न करे तो उसके पीछे उद्देश्य ये होना चाहिए कि उसको स्पिरिचुअल और मटेरियल एजुकेशन देकर सोसाइटी के लिए भी एक अच्छा काम करे और आध्यात्मिकता के लिए भी अच्छा। चलिए, आप सब लोग आए, बहुत बहुत शुक्रिया। जाहिर तौर पर ये मसला जो है वो सामाजिक है, सियासत इस मसले पर कतई नहीं होनी चाहिए। और अगर इस मसले से कुछ प्रॉब्लम आ रही है इस मुल्क के लिए, पहली बात तो आनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है बढ़ती हुई आबादी से, तो हुकूमत को सबके साथ मिल बैठ करके बात करनी चाहिए। और लोगों को जो है, एक मजहब के लोगों को दूसरे मजहब के लोगों से डराने का जो मसला है या जो धंधा ये शुरू हो गया है, इसके ऊपर हर कीमत पर पाबंदी लगनी चाहिए। आपने प्रोग्राम देखा, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब।